जमीन पर उतारने की जो कला है, जिसको मैं आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलता हूँ, उसकी महारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रशासन में विकसित हो। आपको ठाणे का प्रभारी भी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि आप वहां से दावेदारी ठोक रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आप ठाणे से लड़ सकते हैं। जो हमारे वरिष्ठ निर्णय करते हैं उसके नक्शे कदम हम चलते हैं। हमारा एक पोस्ट कार्ड होता है, एड्रेस लिखना उनका काम है। जहाँ लिखते हैं वहाँ हम जाके अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। और जिस तरीके से चुनाव हुआ, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि तमाम पहले ऐसे सर्वेज आ रहे थे या जमीन पर आकलन किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार मध्य प्रदेश में चीजें आसान नहीं होने वाली। नागरिक सरकार के प्रति कृतज्ञ होता है, मगर कृतज्ञता का इजहार वो हर समय कोई आता है, सर्वे करता है तो उसके ऊपर करेगा, जरूरी नहीं है, मगर कृतज्ञ तो होता ही होता है। तो वो कृतज्ञता जब वो वोटिंग मशीन के बटन को प्रेस करते हुए अभिव्यक्त करता है तो अपने दिल की बात वो कहता है। हम इस वक्त दिल्ली में हैं, जहां पर सुशासन महोत्सव चल रहा है और जिसके कर्ता धर्ता हैं विनय सहस्रबुद्धे जी। विनय सहस्रबुद्धे जी के परिचय मैं आपको बता दूं, ये पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के थिंक टैंक के तौर पर इनको माना जाता है, देखा जाता है। जो पॉलिसीज बनती हैं तमाम तरीके की, उसमें इनका महत्वपूर्ण किरदार रहता है। और फिलहाल ये जो महोत्सव चल रहा है, इसके भी कर्ता धर्ता विनय जी हैं। तो विनय जी, सबसे पहले तो सवाल यही है, नमस्कार, कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सुशासन की बहुत चर्चा होना प्रारंभ हुआ, जिसी के चल के उनके रहते हुए भी और बाद में उनके जाने के पश्चात उनके जन्मदिवस को हम सुशासन महोत्सव के रूप में मनाने का एक प्रण किए और उसी के अनुसार देश में आज सुशासन दिवस, उनका जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर, उसको मनाया जाता है। बाद में जब मोदी जी गुजरात में थे तब सुशासन धरती पर उतरता भी हमने देखा, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सुशासन की परिकल्पना का आकलन पूरा व्यापक हो गया, पूरे देश में हो गया। अभी देखिए कि हर एक सरकार की योजनाएं तो अच्छी होती हैं, कांग्रेस भी या अन्य दल भी अपने घोषणा पत्रों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें ही लिखते हैं, मगर जमीन पर कितना उतरता है? तो जमीन पर उतारने की जो कला है, जिसको मैं आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलता हूँ, उसकी महारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रशासन में विकसित हो गई और उसके कारण सुशासन अब एक अनुभव का विषय बना। अब ये केवल किताबों का, चर्चा का, एकेडमिक्स का, फाइलों का विषय नहीं है, ये अनुभव का हिस्सा बना। तो इसलिए हम मानते हैं कि सुशासन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए और इसलिए इसको एक उत्सव के रूप में हमने सोचा। और जैसे होता है कि भारत में हर कोई त्यौहार के पीछे भी एक सिद्धांत तो होता है। त्यौहार यानी केवल मौज मनाना नहीं होता हमारे देश में। त्यौहार ये एक ज्ञान ग्रहण का भी अवसर होता है, नई सीख, परंपराओं का आकलन, ये सब उसके साथ जुड़ा है। इसीलिए हमने सोचा कि सुशासन महोत्सव के माध्यम से सुशासन के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं, सुशासन साक्षरता को बढ़ाते हैं और विकास की प्रक्रिया में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि विकास ये केवल सरकारी एजेंडा नहीं है, ये एक जन आंदोलन होना चाहिए। वो आंदोलन तभी बनेगा जब लोग इस प्रक्रिया को समझेंगे, जानेंगे। इसलिए हमने ये सुशासन महोत्सव आयोजित किया है। बिल्कुल, क्योंकि आप राजनेता भी हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी भी आप रहे हैं और इस बार चुनाव में भी हमने देखा कि आप मध्य प्रदेश चुनाव में एक्टिव थे, भोपाल में थे और तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे थे। और जिस तरीके से चुनाव हुआ, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि तमाम पहले ऐसे सर्वेज आ रहे थे या ज़मीन पर आकलन किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार मध्य प्रदेश में चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। और शिवराज जी को जिस तरीके से प्रमुख चेहरे के तौर पर थोड़ा सा डिग्रेड किया गया, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो क्या आपके हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ें निर्णय रहे जिसके बाद ये सफलता हासिल हुई? नहीं, देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो टीवी वालों का या सर्वे वालों का आकलन भी कभी कभी गड़बड़ाता है, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में हुआ। इसके कारण भी गड़बड़ाता है कि हमारा नागरिक सरकार के प्रति कृतज्ञ होता है, मगर कृतज्ञता का इजहार वो हर समय कोई आता है, सर्वे करता है तो उसके ऊपर करेगा, जरूरी नहीं है, मगर कृतज्ञ तो होता ही होता है। तो वो कृतज्ञता जब वो वोटिंग मशीन के बटन को प्रेस करते हुए अभिव्यक्त करता है
तो अपने दिल की बात वो कहता है, इसलिए कई बार इसका आकलन आता नहीं। मगर कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सफलता के बारे में अगर मैं टिप्पणी करूं, या कुल मिलाकर हमारे तीनों राज्यों में जो सफलता मिली है, तो उसका महत्व मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के। आज देखिए पूरे देश में इतने सारे राजनीतिक दल हैं, मुझे एक दल बताइए भाजपा के अलावा जो ये कहने का मादा रखता है कि किए हुए काम के आधार पर हमें वोट दीजिए। हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये कॉइनेज दिया है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, हम इसमें यकीन करते हैं। पहले हमारा काम देखो, पसंद आ गया वोट दो। और ये कहने का एक साहस होने के कारण, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में भी लोगों को अप्रत्याशित सफलता भारतीय जनता पार्टी को देने का मन उन्होंने बनाया, क्योंकि वो उब चुके थे भ्रष्टाचार को। और इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें शासन भी अच्छा चाहिए और साफ सुथरा भी चाहिए। और लोग ये बात कहेंगे कि जो चीज़ें नॉर्थ में चल जाती हैं वो साउथ में क्यों नहीं चलती। कर्नाटका का चुनाव आप सरकार में थे, हार गए। तेलंगाना में प्रयास किया, आप पिछले कुछ चुनाव में सेकंड नंबर की पार्टी के तौर पर उभरते नजर आ रहे थे, फिर आप पिछड़ गए। नहीं, देखिए कर्नाटक में ही केवल हमें सत्ता का संचालन करने का अवसर मिला था, और वो भी कई बार वो मिली जुली सरकारें थी। तो जितना हम अपने विचारों के आधार पर बनी बनाई योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होना जरूरी था, हो सकता है हम उस मात्रा में सफल नहीं हो पाए। मगर चुनाव में सफलता विफलता चलती रहती है। सुशासन के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो बरकरार है। 2024 के चुनाव में किस भूमिका में देखेंगे आपको? आपको ठाणे का प्रभारी भी बनाया गया है, और एकनाथ शिंदे कैंप में थोड़ा सा उनके माथे पर लकीरें खिंच गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप वहां से दावेदारी ठोक रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आप ठाणे से लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे पार्टी में जो हमारे वरिष्ठ निर्णय करते हैं उसके नक्शे कदम हम चलते हैं। हमारा एक पोस्ट कार्ड होता है, एड्रेस लिखना उनका काम है, जहां लिखते हैं वहां हम जाके अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसलिए ठाणे का लोकसभा प्रभारी तो जरूर हूं। हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वैसे भी ठाणे राम कापसे, उसके बाद में जगन्नाथ पाटिल, उसके पहले राम भाऊ महाड़गी, इन लोगों ने संचालित किया हुआ चुनाव क्षेत्र है। तो वहाँ पर हमारे विचारों की पकड़ बहुत मजबूत है। और अगर हमारे संगठन में और बेसिकली हमारे अलायंस में ये मन बनता है, तो निश्चित रूप में भाजपा का उम्मीदवार वहाँ से विजयी होगा। मगर जो भी विजयी होगा मोदी जी का समर्थक होगा। आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे विनय शास्त्र बुद्धे जी, इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, साथ ही 2024 में उनकी क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में बताया। यहाँ पर आए ऐसे और मेहमानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।